नमस्कार, मैं प्रीति आर्य। मैं आज आपके लिए शिवानी जी की कहानी दो बहनें सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी दो बहनें। उन दोनों को एक साथ बिठा देर तक देखने पर भी कोई उनके चेहरे मोहरे में किसी प्रकार का सौम्य नहीं पा सकता था। बड़ी जया प्रथुल वदनी, लंबी और सांवली थी। उसके सुडौल कंधे, रोबीले गांभीर्य से भिजे सरस अधर, घनी भौहें और कुछ ढालू सी बनावट का ललाट उसे पहली बार देखने वाले को सहमा देने की निश्चय ही अपूर्व क्षमता रखता था। उसका भव्य व्यक्तित्व किसी ग्रह के सिंहासन से दफ्तर की रौबदार कुर्सी पर ही अधिक सुंदर लग सकता था। उसके कंठ स्वर में दफ्तर में काम करने वालों की सी पुरुष हुंकार अभी नहीं आई थी। उनमें अभी भी कोमल निषाद सी ही मिठास थी। वो इतने धीमे स्वर में बोलती थी कि कभी कभी उसके होठों में बुदबुदाते स्वरों को सुनने कान ही सटाकर बैठना पड़ता था। अपनी छोटी बहन की तुलना में वो सचमुच ही फीकी लगती थी, पर उसके चेहरे की भव्यता में सौंदर्य का नहीं, आत्मबल का तेज था। बुद्धि प्रदीप्त तीखी दृष्टि का आकर्षण हृदय को बांध लेता था। चेहरे के अनुपात से ही मेल खाते विराट जूड़े को वो निर्ममता से कसकर एक जाली में बंद करके रखती थी। गले में पतली सोने की हरे जड़ जड़ी चेन और हाथ में स्टील की घड़ी के अतिरिक्त कभी किसी ने उसे कोई आभूषण पहने नहीं देखा था। सफ़ेद ब्लाउज और मर्दानी कन्नी की साड़ी के श्वेतांबरी कफन में लिपटे अपने दीदी के अकाल मृत्यु प्राप्त यौवन को देखकर विजया के जी में आता। वो कभी उसे झकझोर कर रखते, कौन सी ऐसी बुढ़ा गई है, 26वां ही तो लगा है इस दिसंबर में। इस उम्र में तो आजकल की लड़कियों के दूध के दांत टूटते हैं। पर वो जानती थी उसकी तापसी दीदी का यौवन स्वयं उसी छोटी बहन के लिए किए गए मूर्खतापूर्ण त्याग के घातक कीटाणुओं से घुल मिलकर दम तोड़ चुका है। अब उसमें जीवन के पुनः स्पंदन की कोई आशा न थी। वो कई बार आजमा चुकी थी। न दीदी को खाने में रुचि थी, न पहनने ओढ़ने में। दोनों बाजार जाती, परिचित दुकानदार नई नई डिज़ाइन के साड़ियों के इंद्रधनुषी गट्ठा धमाधम पटकने लगता। आसपास खड़ी महिला ग्राहकों की आंखों में रस उदधि हिलोरे लेने लगता। हाय कितना प्यारा रंग है, अडियार की क्या बढ़िया साड़ी है, किनारे का कंट्रास्ट देखो ज़रा, मैं तो आज ही इसे पहनकर यूनिवर्सिटी जाऊंगी। विजया अबीरी साड़ी को अपने मेल खाते गालों से लगा उसकी स्निग्धता में आकंठ डूब जाती और कनखियों से उदासीनता से दीदी को देखती। पर उन शांत भावविहीन आंखों की पुतलियों में ऐसी स्थिरता छाई रहती जैसे कांच की बनी हो। तेरा तो मन ही नहीं भरता विजी, कितनी साड़ियाँ तो पड़ी हैं। छोटी बहन को एक सौम्य हंसी की उपालंब में छेदते बटुआ खोल वह बिल चुका देती और एक प्रकार से खिंचती बाहर ले आती। साड़ी के काउंटर पर से विजया सहज ही खिसकना ही नहीं चाहती थी। एक तो उसका रंग ऐसा था कि हल्की गहरी शेड की सस्ती महंगी कैसी भी साड़ी क्यों ना हो, उसके यौवन दुर्ग पर समर ध्वजा बनकर फहराने लगती। उस तनुधारी सुंदरी ने अपनी लचीली देह यष्टि संवारने में संयम का बहुत बड़ा मूल्य चुकाया था। खीर, दूध, मलाई की चिकनाई का कुपथ्य उसने स्वयं अपने लिए वर्जित कर लिया था। अपने सुडौल अंग के किसी भी लुभावने उभार पर अतिरिक्त मज्जा की एक पतली परत भी नहीं चढ़ने देती थी। नित्य नियम पूर्वक अपने को तौलती थी और छटक भर भी वजन बढ़ता तो भोजन लोलुप जिहा पर बड़े कठोर तोबड़ा कस देती। इसी से उसके चेहरे पर 24 वर्षों के बावजूद किशोर की सी ही लुनाई थी। उबले पालक, कच्चे टमाटर और हड्डियों के सूप ने त्वचा को एक प्रकार से पारदर्शी बना दिया था। आँखों में वन्य हिरणी का सा भयत्रस्त भाव था, किंतु मानव हृदय की गहरी जानकारी रखने वाली अनुभवी जौहरी उन आँखों में एक बार ही झांकने पर बड़ी सुगमता से जान सकते थे कि हीरा कली है। उसका भोलापन, नाटकीय सरलता और नारी सुलभ लज्जा का एक एक पाठ वर्षों की लगन और अभ्यास की देन थी। वो जानती थी कि पुरुष को इन्हीं ब्रह्मास्त्रों से पराजित किया जाता है। पिता की मृत्यु के बाद इस मात्रहीना छोटी बहन को संभालने में कभी कभी जया को दिन में तारे भी दिख गए थे। अपने लिए आए दिन कई वांछनीय रिश्ते उसने केवल इसी छोटी बहन के लिए फेर दिए थे। मैं चली जाऊंगी तो इसे कौन देखेगा पापा, वो कह देती और पापा चुप रह जाते।
वो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्राध्यापिका थी और अधिकांश मनोवैज्ञानिकों की भांति वो मनोविज्ञान का जाल बुनते बुनते उसके सलोने चेहरे पर समय से पूर्व उत्पन्न नवजात शिशु के शरीर की सी झुर्रियाँ आ पड़ गई थीं। किसी भी स्त्री या पुरुष को देखते ही उसकी धमनियों में सुप्त युंग और फ्राइड के विचार जागृत हो उठते और वह उनकी ज्ञात या अज्ञात कुंठाओं के सहारे अपनी मनोवैज्ञानिक भृगु संहिता के पन्ने पलट उनकी कुंडलियाँ खोजने लगती। कैसी कुटिल दृष्टि है, कैसी नीच मुद्रा है, कैसा कनखियों से काक दृष्टि से के वाण मारता है, आदि आदि। उसके इसी तीक्ष्ण चुनाव के कारण उसी के जीवन में कभी कोई पुरुष आ ही नहीं पाया था। यौवन के सुनहरे वर्ष देखते देखते उसकी हथेली से सरकते गए। उसके पिता की गणना शहर के दबंग वकीलों में की जाती थी। तराई के खूनियों एवं पहाड़ी इलाकों के कुख्यात अपराधियों से उनका वर्षों का यजमानी संबंध चला आ रहा था। उनकी दबंग वकालती दलीलों का जिरह बख्तर कस्बे एक से एक जघन्य अपराध करते निगरगंड होकर घूमते रहते। इसी से लोग कहते पाप की कमाई भी कभी फलती है। इसी से भगवान ने एक भी पुत्र नहीं दिया पिंडदान करने को। ब्राह्मण का भला इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। फिर उन ढींगड़ी सी मात्र विहीना पुत्रियों का कुमायूं के किसी भी संस्कारबद्ध ग्रह में गुजारा नहीं हो सकता था। बड़ी के सौम्य स्वभाव की सर्वत्र प्रशंसा थी। लड़की तो लाखों में एक है, पर रंग जरा कहकर अधूरे वाक्य में ही जहर उगल परिचित स्त्रियां चुप रह जाती। सांवले रंग को क्षमादान देने में कुमायूं सदा ही कृपण रहा है। और छोटी, बाप रे बाप, दहकता अंगार है, रूप में भी स्वभाव में भी। पर दोनों बहनों को अपने समाज की बेरुखी से कोई शिकायत नहीं थी। जया पठन पाठन पूजन अर्चन में डूबी रहती। विजया के यौवन का पर्याप्त मूलधन अभी उसकी सुंदर मुट्ठी में बंद था। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राह चलतों ने उसे मुड़कर न देखा हो। वो चाहे रेशमी साड़ी पहने या वलकल वसना बनी घूमे, पुरुष की दृष्टि को वह अपने पौरुष के चुंबक से जब चाहे तब खींच सकती थी। और सच पूछा जाए तो उसे इसमें आनंद भी आता था। पिता की मृत्यु के पश्चात दोनों बहनों ने अपनी पहाड़ यात्रा एक प्रकार से स्थायी रूप से स्थगित कर दी थी। अल्मोड़ा, रानीखेत और नैनीताल की विभिन्न नगरियों में उनकी 3 सर्वथा विभिन्न प्रकृति की बुआएं ब्याही थी। बड़ी से दोनों के पिता के जीवन काल में ही खटपट हो गई थी। उनके विचार में कुसुमी बुआ हद दर्जे की स्वार्थी और लंपट महिला थी। अपने भाई की सुखी गृहस्थी देखकर वे मन ही मन जलती भुनती प्रत्येक जाड़ों में पधार जाती थी। इसलिए उनकी इस अनिवार्य यात्रा को बड़े यत्न से संयुक्त मोर्चाबंदी कर दोनों ने बंद कर दिया था। मझली बुआ की आर्थिक व्यवस्था भी बड़ी सुविधा की नहीं थी। उनके पति जंगलात के दफ्तर में क्लर्क थे। वकील साहब को इस बहन को भी हर माह कुछ न कुछ भेजना होता था। इसी से उन बुआ का पक्ष भी दुर्बल पड़ गया था। प्रत्येक जाड़ों में अपने 8 बच्चों सहित वे 3 महीने की सुदीर्घ छुट्टियां बिताने भाई के पास आ जाती और दोनों मात्र हीना भतीजियों पर खूब रौब जमाती। हाय राम, ये कैसी फतोहियाँ पहनती हो तुम लोग, क्या लाज नहीं लगती? क्यों रिवी जी, इन 8 घटमुटों के पूरी बाह के स्वेटरों में कितनी ऊन लगेगी? तू तो दिन रात बुनती रहती है ना, कभी पूछ लेती। 40 पाउंड। विजया उत्तर का चांटा सा मार बड़ी अभद्रा से उठकर बाहर चल देती। इस बुआ को देखकर उसका तन बदन जल जाता था। उस पर कोहनी से फटा पट्टू का बदबूदार कोट पहन उसके रसिक मंझले फूफा ठीक उसके कान के पास खड़े हो दनादन हींग मूली मिश्रित डकारे छोड़ने लगते। यही नहीं, कई बार उन जंगली फूफा जी का तांगे के घोड़े का सा हाजमा उसे उसकी ठसकेदार सुसंस्कृत सखियों के सामने बुरी तरह अपदस्थ कर देता। पिता की मृत्यु के पश्चात 13वीं के दिन ही विजया ने इस दक्ष कन्या को भी पित्तग्रह से खदेड़ दिया। जया को अवश्य बहन के दुर्व्यवहार से बड़ी ग्लानि हुई थी। कभी ये हमारे साथ भी हो सकता है विजी, आखिर है तो पापा की बहन, उसने कहा था। चुप करो दीदी, पापा का रिश्ता उनके साथ गया, और रही हमारी बात, तुम जानती हो हमारे साथ ये कभी नहीं हो सकता। थैंक गॉड, हमारी बुआ बनने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तीसरी और सबसे छोटी बुआ सहज में छोड़ने वाली जीव नहीं थी। वे जब भी आती तभी भतीजियों की मेम साहबी शिक्षा या रहन सहन पर फप्तियाँ नहीं कसती, न कभी अपनी नीति शतक ही खोलती। वे जानती थीं कि भाई भाभी के साथ अपने रक्त के संबंध में जीवन पर्यंत
दृढ़ता कायम करने का मूल मंत्र था, भतीजियों को वश में करना। बड़ों में मन मुटाव का सूत्र प्रायः बच्चों को लेकर ही होता है। इसी से वे जब कभी आती भतीजियों के लिए 2 बहुमूल्य साड़ियाँ अवश्य लाती, मायके की यात्रा संक्षिप्त रहे इसका विशेष ध्यान रखती और साथ में लाए सामान का वज़न कभी भी संदिग्ध रूप से बढ़ने नहीं देती। भाई की मृत्यु के पश्चात वे केवल एक बार आई थी। बड़ी भतीजी के लिए उन्होंने 1-2 सुपात्र भाई के जीवन काल में ही जुटा दिए थे, पर भाई ने लिख दिया था, मैं अपनी बड़ी लड़की के वैरागी स्वभाव को जानता हूँ। वो एक बार ना कर चुकी है तो उसे ब्रह्म वाक्य समझो। चिंता तो मुझे छोटी की है, समय आने पर तुम लोग उसी का ख्याल रखना। देख सुनकर बड़े सुपात्र को सौंपना होगा उसे। अब समय आ गया था। वो अपनी शिक्षा पूरी कर IAS में बैठने की तैयारी कर रही थी। इसी से छोटी बुआ ने एक सुपात्र का संधान देकर जया को पत्र लिखा था। तुमने तो अपने पैरों में आप ही कुल्हाड़ी मार ली। ऐसा होनहार पात्र छाटकर तुम्हें भेजा था, पर तुम मानी नहीं। आज बम्बई में 2000 रुपया पैदा कर रहा है। 3 साल में 3 बार जुड़वा बेटे जनकर भी मेरी देवरानी की उस चिबिल्ली से 3 कौड़ी की बहन तरुली ने उसे 6 बेटों का बाप बना दिया। इसे कहते हैं भाग्य। खैर, अब विजय के लिए एक और हीरा भेज रही हूँ। 17 तारीख बुधवार को यहाँ से चल, बृहस्पतिवार को तुमसे मिलने आएगा। मैंने तुम्हारे लिए एक पोटली में बड़ी मंगोड़ी और जम्बू भेजा है। असल में पोटली तो बहाना है। मैं चाहती हूँ वो विजया को और विजया उसे देख ले। उसे देखकर विजय और विजय को देखकर वो नहीं कर दे तो मैं तेरी टांगों के तले थिरक जाऊंगी। अब ज़माना यही आ गया है मेरी चेलियों पुत्रियों। लड़के के बाप का नहीं, स्वयं लड़के का टेटुआ धर दबाना होता है। जानती नहीं, फला पंत जी की लड़की, फला जोशी जी की कन्या, आदि आदि कर बुआ ने कम से कम आधी दर्जन ऐसी कुशल कन्याओं की सूची भेजी थी जिन्होंने केवल प्रणय अंकुश से ही एक से एक मत गयन के पात्रों को वश में कर लिया था। पत्र पढ़कर जया जोर से हंस पड़ी। कैसी मज़ेदार चिट्ठी लिखती हैं छोटी बुआ। पर विजया भड़क गई। मारो गोली ससुर को, हम ना उसे देखेंगे ना अपने को दिखाएंगे। मान लो हजरत ने कह दिया हमें लड़की पसंद नहीं, बस पूरे पहाड़ में ढिंडोरा पिट जाएगा। वहाँ तो ऐसी अफवाहें रुई के फाहों किसी दिन रात एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक उड़ती रहती हैं। बड़ी और छोटी बुआ शायद बताशे भी बांट आएंगी। कल बृहस्पति है, हम सुबह ही कहीं चल देंगे, तुम निपट लेना। कह देना ऐसी सस्ती हरकतें हमें पसंद नहीं। पागल हुई है क्या विजया, बुआ ने लिखा है, लड़का IAS है। जया ने पत्र खोलकर दिखाया। हुआ करे, विजया ने बड़ी बेरुखी से कहा। मैं अपने समाज के इन दम्भी परिंदों की ऊंची उड़ान को खूब समझती हूँ। इसी से तो पर उगा रही हूँ कि एक दिन इन गगनचारियों को पछाड़ दूंगी। लड़की सुंदरी हो, फर्राटे से अंग्रेज़ी बोल सके, नाचे गाए, गृहस्थी चलाने में ना उदार हो ना कृपण, ना मुखरा हो ना गंभीर, अवसर पड़ने पर सास की भात पकाने की धोती भी धो सके और ससुर का लंगोट भी। ओफ, चुप कर विजी, तुझे कल घर पर ही रहना होगा। हजार हो, वो हमारा अतिथि है। पापा घर आए अतिथि का कैसे सत्कार करते थे, क्या भूल गई तू? पापा को उन अतिथियों से ब्याह करने को तो नहीं कहा जाता था। वो हाथ का बटुआ हिलाती चली गई तो जया का दिल डूब गया। पुरुष मात्र को देखते ही उसे कपकपी छूटने लगती थी। फिर जिस पात्री को देखने वो उनकी बुआ को 20 एहसानों से लाद जम्बू की बसाती पोटली का वाहक बनने का अनरोमांटिक प्रस्ताव स्वीकार कर चला आ रहा था, वही घर पर नहीं रहेगी। उस दुर्लभ पात्री को देखने का स्वयं उसका उत्साह भी कुछ कम नहीं रहा होगा। नहीं तो पहाड़ी जम्बू की तेज़ भपके भरी क्लोरोफॉर्म की पोटली साथ लाने में कोई भी संभ्रांत विवाह योग IAS तरुण नागभोय अवश्य चढ़ाता। और वो करमजली प्रायः अंगूठा दिखाकर यूनिवर्सिटी चली गई थी। वो लौटी तो जया की लाख दलीलें भी उसे नहीं रोक सकी। वो चली ही गई। उसके जाते ही फ़ोन की घंटी खनकी और जया कांप गई। हो ना हो उसी का फ़ोन होगा। उसका अनुमान ठीक ही निकला। जी हाँ, मैं केशव बोल रहा हूँ। आपकी बुआ जी ने कुछ सामान भेजा है, आपको क्या 4 बजे सुविधा होगी? जी हाँ अवश्य, वो कह तो गई, पर उसे लगा कहने के साथ ही उसका धड़कता कलेजा भी टेलीफोन के आले से निकलकर उस व्यक्ति के कान में ही धंस गया। आप हमारे बंगले को कैसे ढूंढेंगे? उसने बड़ी चेष्टा से पूछा। आप निश्चिंत रहिए, वो अजनबी टेलीफोन में ही हंसा। आपकी बुआ जी ने पूरा नक्शा खींचकर साथ में दे दिया है। मैं ठीक 4 बजे पहुंच जाऊंगा। जया यूनिवर्सिटी से लौटी तो 3 बज गए थे।
विजया का कहीं पता नहीं था। बहुत पहले एक बार कुत्ते के नवजात पिल्ले की बंद आंखें ज़बरदस्ती खोलने में पकड़ी गई विजया को उसने कस कर तमाचा मारा था। आज वैसा ही तमाचा जड़ देने को उसकी उंगलियां कुलबुलाने लगी। बेहिया स्वार्थी छोकरी, अब उसे ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे? मिस जुत्सी के यहाँ, डॉक्टर कुसुम के यहाँ, या फिर राशिदा के यहाँ? खाने पीने की सामग्री वो साथ में ही ले आई थी। चाय का पानी चढ़ाकर उसने नत्थू को विजया के संधान में भेज दिया। घड़ी देखी तो आधा घंटा बाकी था। क्यों ना अपनी संध्याकालीन पूजा से ही छुट्टी पा ले। हो सकता है अतिथि को बिना उसकी बहन को देखे जाना मान्य ना हो और वो रुक ही जाए। सूर्यास्त से पहले ही मंत्र जाप करने का उसके गुरुदेव का कठोर आदेश था। कुशासन बिछा जया गुरुदेव की आदम कद तस्वीर के सामने पद्मासन लगा उसके ध्यान में डूब गई। वाह, क्या भव्य रूप था! अलौकिक आभा से दीप्त गुरुदेव की भव्य मूर्ति, नग्न वक्षस्थल को चूमती श्वेत दाढ़ी और परमहंस मुस्कान, जैसे जैसे वो गहन ध्यान मग्ना उनके ध्यान में डूबती जा रही थी, वैसे वैसे स्वयं उसका चेहरा एक अनोखी शांति से दीप्त होता जा रहा था। डूबते सूर्य की अंतिम रश्मि ने उसकी पीठ पर फैले घुंघराले बालों को चूमा और श्वेत सिल्क की साड़ी और गेरुए ब्लाउज में उस लावण्यमयी तपस्विनी को देखकर केशव द्वार पर ही ठिठक गया। कहीं किसी वनिता आश्रम में तो नहीं घुसाया है वो? धूप और लोबान की तीव्र सुगंध उसके कंठ में गहर बनकर अटक गई। जया की आंखें खुली और वो हड़बड़ाकर उठ गई। क्षमा कीजिएगा, वो नम्रता से दोहरा हो गया। शायद मैं बंगला भूल गया हूँ। नहीं, जया हंसी। आप बंगला नहीं भूले हैं, आपके हाथ की पोटली के जम्बू ने ही आपका परिचय दे दिया है। आप केशव हैं ना? बुआ जी की चिट्ठी हमें मिल गई थी। फिर जम्बू साथ में लेकर आने वाले व्यक्ति के परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अपने बड़े साहस से कहे गए वक्तव्य पर उसे स्वयं ही आश्चर्य हो रहा था। आज तक किसी पुरुष के सम्मुख वो इतनी मुखरा नहीं बनी थी। लजीली हंसी से वो अपना कथन शेष कर पाई थी कि वो आनंदी युवक हो कर बड़ी जोर से हंस पड़ा। जया उसे देखकर खिल गई। ठीक उसी की सुंदरी बहन के लिए जोड़ा बनाकर भेजा था भगवान ने। कितना बचकाना चेहरा था। मोटे फ्रेम के चश्मे के नीचे उसकी गोल गोल आंखों से अभी उसका कैशोर्य नहीं गया था। आप बैठिए, मैं अभी आई, कहे जया उसे गोल कमरे में बिठा चाय का पानी रखने चली गई। घर में वो अकेली थी। नत्थू भी निगोड़ा नहीं लौटा था। कभी किसी पुरुष से एकांत संभाषण का इससे पूर्व अनुभव नहीं था। जब भी कोई आता, छोटी बहन सर्वदा उसके साथ रहती। आज मूजली उसे ऐसी विचित्र परिस्थिति में छोड़ गई थी। वो होती तो सब संभाल लेती। जहाँ बड़ी बहन पुरुषों की उपस्थिति में पसीना पसीना हो जाती, वहीं छोटी का सरस व्यक्तित्व पुरुषों के बीच अपने स्वाभाविक रूप में उभर आता। किसी भी पुरुष को देखते ही जया बेमतलब उल्टा सीधा काम करने लगती। कभी उसकी साड़ी का आंचल व्यर्थ ही कमरे की चीज़ों से उलझता उन्हें गिराता फिरता, कभी हाथ से चम्मच गिर जाता, कभी प्याले की चाय, कभी कभी तो जाली में कसा जूड़ा ही अकारण उसकी पीठ पर बिखर जाता। छी छी, ये क्या सोच रहा होगा वो युवक? उसे वो अकेला ही छोड़ आई थी। आंखों में छलके विवशता के आंसू पोंछ वो बड़े साहस से मुस्कुराती भीतर गई। हुआ वही जो पुरुषों की उपस्थिति में उसके निरीह व्यक्तित्व द्वारा प्रायः हो बैठता था। पहले मेज़ पर धरे कांच के फूलदान को उसके लंबे आंचल ने लपेटकर धम से गिरा दिया। बड़े यत्न से सजाए गए पुष्प गुच्छ को ठीक नवागंतुक के चरणों में चढ़ा ही पाई थी और कांपते होठों में सॉरी बुदबुदा रही थी कि जन्म से ही पंगु एक छोटी मेज़ फूलदान उठाने को उठे उसके स्कंद स्पर्श का बहाना बना चारों खाने चित्त हो गई। साथ ही उस पर धरी टेलीफोन की मोटी डायरेक्टरी, एस्ट्रे और खुली पड़ी स्याही दवात भड़ाभड़ धड़ाधड़ करती ज़मीन पर गिर गई। ये सब उस अभागी विजया की करतूत थी। जाने से पहले उसी ने पेन में स्याही भरी थी और दवात खुली छोड़कर जाने वाली भी अवश्य वही रही होगी। स्वागत से ही भीरू और शांत गाय सी ही बड़ी बड़ी आंखें लज्जा, परिताप और ग्लानि से धुंधली हो गई। हाय, ये क्या कर दिया मैंने? आपकी पैंट में भी स्याही के छींटे पड़ गए। अरे क्यों परेशान होती हैं? वो हंसमुख युवक जेब से रुमाल निकाल पैंट के छींटे छुड़ाने लगा। सामान्य से ही छींटे पड़ गए थे। ये तो मेरी ट्रैवलिंग की पैंट है, वो कहने लगा। पर सरला जया भी इतना जानती थी कि ट्रैवलिंग की पैंट पहन कोई भी विवाहकांक्षी युवक अपनी भावी वधू को देखने नहीं जा सकता। अवश्य बेचारे का सबसे अच्छा सूट रहा होगा। जया स्याही की दवा खिड़की से फेंकने गई तो देखा नत्थू हाथों से ही हाथों का
सड़क से ही हाथों का सिग्नल हिलाता बता रहा था कि छोटी बीवी कहीं नहीं मिली। अवश्य छोकरी पिक्चर देखने चली गई होगी, अब अकेली ही निपट लेगी वो। उसने चटपट चाय का सामान मेज़ पर लगा दिया और केशव को बुलाने आई। पैंट का तो सत्यानाश ही कर दिया मैंने, आइए थोड़ी चाय पिलाकर क्षमा मांग लो, कहकर वो हंसी। केशव उठकर उसके साथ साथ चलता खाने के कमरे में गया तो विभिन्न प्लेटों में खाद्य सामग्री की सज्जा देखकर चकरा गया। बाप रे बाप, ये तो अच्छा खासा भोज दे डाला आपने। क्या जम्बू की पोटली का भाड़ा दे रही हैं? मैंने तो सोचा था आपसे आज ही एक बहुत बड़ी फरमाइश करूँगा। जया का कलेजा बुरी तरह धड़कता बाहर निकलने को व्याकुल हो उठा। अवश्य अब वो कहेगा आपकी छोटी बहन का हाथ। पर नहीं नहीं, ऐसे सुशील स्वभाव का ख़ानदानी लड़का कभी ऐसी नंगी मांग से उसे अपदस्थ नहीं कर सकेगा। क्या? प्रश्न पूछते ही वो अपनी स्वाभाविक धृष्टता से स्वयं लाल पड़ गई। आपके कंठ के माधुर्य की इतनी प्रशंसा सुनी है बुआ जी से, सोचा था जी भरकर गाने सुनूंगा। संगीत मेरी भी दुर्बलता है। वास्तविक हास्यास्पद स्थिति को समझते ही जया ठठाकर हंस पड़ी। जो व्यक्ति बहुत कम हंसता है उसकी स्वाभाविक हंसी का ठहाका कितना प्यारा लगता है। जिसने अस्वाभाविक कठोरता से अपने हृदय के सभी आनंद द्वारों पर संयम की अर्गला चढ़ा रखी हो। एक बार द्वार खोलने पर ताज़ी हवा का झोंका उसे ऐसा बेसुध कर देता है कि द्वार बंद करने का उसे फिर ध्यान नहीं रहता। जया बड़ी देर तक हंसती रही। हाय रे भगवान, आप क्या मुझे अभी तक बुआ की बताई मेरी छोटी बहन विजया समझ बैठे हैं? गाने वाली, हंसने वाली, बातूनी, वो तो मेरी छोटी बहन विजया है। और आप क्या कभी नहीं हंसती? वो धृष्ट युवक उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ बैठा। तो जया सहम कर पीछे हट गई, जैसे उसे किसी ने चांटा मार दिया हो। और यह कैसा विद्युत संचार होने लगा था उसके शरीर में? कैसी आंखें हैं इसकी! क्या निकट से देखने पर सब पुरुषों की आंखों की पुतलियां ऐसी ही स्थिर लगती होंगी? मैं गरम चाय ले आऊं? वो उत्तेजना और घबराहट में मेज़ की एक और प्लेट को धराशायी का धड़ से निकल गई। केशव की नज़रों में कितना फूहड़ बना दिया था उसने अपने आप को। अकेले मर्द के साथ ऐसे ही ठीठी क्या यूनिवर्सिटी में प्राध्यापिकाओं को शोभा देता है? वो चाय लेकर लौटी तो केशव दोनों हाथों से मेज़ पर पियानो सा बजाता उंगलियां चला रहा था। मैं सोच रहा हूँ सबसे अधिक खर्चा आपका क्रॉकरी पर ही होता होगा, क्यों है ना? एक भ्रकुटी का ऊंचा उठा होठों को दांतों से सामान्य सा रूप से दबा अपनी नटखट हंसी से प्रश्न को बड़ी दुष्टता से संवार उसने पूछा। मैं समझी नहीं। जया के प्रशस्त ललाट पर दिसंबर के महीने में भी पसीना झलक उठा था। जिस रेट से आप दाएं बाएं प्याले, फूलदान, तश्तरियाँ दंदनाती चलती हैं, मानना होगा साहब, ऐसा अचूक निशाना बहुत कम देखने में आता है। एक बार फिर संयम की अर्गला शिथिल हो गई। दोनों के सम्मिलित हाके से ठिठक कर विजया कब द्वार पर आकर खड़ी हो गई, ये कोई देख ही नहीं पाया। ये क्या उसकी दीदी की ही हंसी है? वही दीदी जो उसके पुरुष मित्रों के बीच उसकी सामान्य हंसी को भी कभी क्षमा नहीं कर सकती थी। ओह, तो ये वही है हजरत। क्यों दीदी, कुछ चाय वाय बची है, हमें भी दे दो। बड़े स्वाभाविक ढंग से लंबी लंबी डगें भरती वो मेज़ की ओर बढ़ाई और बड़े अधिकार से खाली कुर्सी खींच उस सुदर्शन युवक के ठीक सामने तनकर बैठ गई। नमस्कार। वो हंसी। किस बात पर हंस रहे थे आप दोनों? दीदी को ऐसे हंसते देख मैं तो प्रायः मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। काजू की प्लेट को सामने खींच एक एक काजू ऐसे अपने मुंह में डालने लगी जैसे अजायब घर के भालू को मूंगफलियां खिला रही हो। कुछ नहीं नत्थू, तुझे ढूंढ ढूंढ कर हार गया। यही है मेरी छोटी बहन विजया। बड़ी मधुर हंसी के साथ उसने अपनी छोटी बहन का परिचय दिया। इसी की गाने की प्रशंसा बुआ जी ने आपसे की थी। तेरा गाना सुनने को कब से रुके हैं बेचारे। छोटी बहन के पुष्ट व्यक्तित्व का सहारा पाते ही जया की वाक धारा सहसा मुखरा प्रखरा वेगवती नदी सी बन बहने लगी। इस वर्ष IAS की तैयारी कर रही है, उसने फिर उत्साहपूर्वक भूमिका बांधी, पर उसकी बातों का सिलसिला बार बार अनाड़ी हाथों से बनाए गए ताश के महल की भांति टूटता जा रहा था। छोटी बहन के आते ही केशव आवश्यकता से अधिक गंभीर हो गया था और हठीले जिद्दी अड़ियल घोड़े की भांति एड़ी टिकाए खड़ा था। बड़ी बहन की रोचक बातों के चाबुक प्रहार उसे डिगा भी नहीं पा रहे थे। चाय लेंगे? और उसने पूछा। नहीं, उसने प्याला खिसका दिया। विजी चल भीतर चले, वही गोल कमरे में तेरा गाना सुनेंगे, उसने छोटी बहन से कहा। नहीं, अब मुझे आज्ञा दीजिए, बड़ी देर हो गई है। वो उठ खड़ा हुआ। जया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अचानक नाराज़ क्यों हो गया वो?
क्या उसे तश्तरी टूट कर गिर गई थी इससे, या उसने पहले ही अपना परिचय बड़ी बहन के रूप में नहीं दिया था इससे, या पैंट को स्याही के छींटों से रंग दिया था इससे। अभी तक तो वो इतना हंस बोल रहा था, वो उठा तो दोनों बहनें उठ गईं। वो सचमुच ही नमस्कार के साथ विदा लेने लगा तो विजया ने अपने अप्रत्याशित विवाह से जया को विस्मय विमुग्ध कर दिया। सुनिए, आप तो अभी 3-4 दिन रुकेंगे ही, कल दीदी का 26वां जन्मदिन है, आप खाना यहीं खाइए ना। निमंत्रण के साथ ही वो अपनी मोहक हंसी हंसती उत्तर के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। यही उसका ब्रह्मास्त्र था। ऐसी धवल मुक्ता सी हंसी का निमंत्रण भला संसार का कौन पुरुष टाल सकता। उसने हंसकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसके जाते ही जया ने विजया को बुरी तरह फटकार दिया। क्या पड़ी थी तुझे मेरे 26वें जन्मदिन का ढिंढोरा पीटने की? क्या सोचेगा वो? कौन सी मेरी 17वीं वर्षगांठ थी? कोई और बहाना भी तो ढूंढ सकती थी। क्यों, क्या बहुत पसंद आ गया है तेरे? बड़े लाड से छोटी बहन का चेहरा हाथों में भरकर उसने पूछा। बस जैसे भी हो दीदी, पटाओ, बात हमें बेहद पसंद है। क्या बैल जैसे कंधे हैं, कितना गंभीर, बस एक चिंता है। क्या? हंसकर जया ने पूछा। बस यही कि शादी हो गई और स्वेटर बुनना पड़ा तो 140 फंदे डालने पड़ेंगे। कैसी चौड़ी छाती है, एकदम चक्की का पाट। जया जोर से हंस पड़ी। चलो, एक चिंता दूर हुई, आखिर अपने ही समाज और बिरादरी का सुपात्र पसंद आ गया विजय को। उस रात छोटी बहन को चक्की के पाट और भूरी मूछों के ही सपने दिखे, पर बड़ी की आंखों में भी नींद नहीं थी। वो कितनी ही योजनाएं बना चुकी थी। किस कमरे में कन्यादान होगा, गहनों की चिंता नहीं, अकेले अम्मा के गहने बैंक से निकालने पर 3 कन्याएं ब्याही जा सकती थी। पर विजय के जाते ही उसकी दशा क्या होगी। सुखद योजनाओं के बीच संभावित वियोग को वो भूल ही गई थी। फिर न जाने कब उसकी आंखें लग गईं। सुबह उठी तो आंखें भारी और तकिया गीला था। विजया के उठते ही उस दिन कमर कस ली थी। पहले एन फ्रेंच का लेप किया, फिर ओमेन क्रीम का लेप किया, फिर चंदन थोपकर चिरौंजी का उपटन किया। सौंदर्य प्रसाधन के पश्चात और पूर्वी विद्या से छुट्टी पाकर उसने साड़ियाँ निकाली। आज एक भी साड़ी उसे नहीं भा रही थी। जितना परिचय उस व्यक्ति का पा चुकी थी, उससे लगता था हल्की रंगीन साड़ी पहनना ठीक रहेगा। हल्के रंग के एक भी ढंग की साड़ी नहीं थी। हाँ, हल्के रंग की लिपस्टिक अवश्य थी। बस फिर क्या था? मिल गया कोड़ा। क्या चाहिए? जीप, लगाम और घोड़ा। चट से कार निकाल, उसी मैच से शेड से मैच करती साड़ी भी आ गई। नित्य बुफों की जटा जूट में सधे बालों का सीधा जूड़ा बना, कानों में 2 पुखराज पहन वो जल्दी से धनिया और प्याज से बसाती दीदी के पास जाकर खड़ी हो गई। देखो दीदी, विल आई डू? हाय विजी, आज तो बेहद प्यारी लग रही है। ले ज़रा दही तो मत डाल, मैं भी ज़रा चटपट तैयार हो लूँ। उसने बहन की ओर मथानी बढ़ाई। ओह दीदी, ज़रा भी अकल नहीं है तुम्हें। हम यहाँ 50 रुपये का यूडी कॉलन छिड़क कर आए हैं और तुम कहती हो कीचड़ मत हो। हमसे नहीं होगा यह सब। आखिर उस हराम को नत्थू को तुम इतना क्यों से चढ़ा के रखती हो? जब देखो तब चौके में और ये हजरत कन्हैया बने बीड़ी फूक रहे हैं। ए नत्थू, चलो इधर आओ, तुम कपड़े बदलो दीदी। वो कपड़े बदल कर लौटी तो केशव आ गया था और विजी उसे बाग दिखा रही थी। खिड़की से दोनों को कंधे से कंधा मिलाए गुलाब की झाड़ी के पास खड़ा देखा तो जया का गला प्रसन्नता से के गहर से भर आया। कैसी प्यारी जोड़ी है। दोनों घूम कर लौटे तो वो खाना लगा चुकी थी। खाने की मेज़ पर बड़े उत्साह से प्रत्येक स्वादिष्ट खाद्य सामग्री की सुगंध का श्रेय किरीट छोटी बहन के सिर पर बांधती जा रही थी। ये सब इसी ने बनाया है। सच पूछिए तो मुझे ना तो खाना बनाने का शौक़ है, ना ही खाने का। यही दिन रात नई नई चीज़ें सीखती रहती है। कुकिंग क्लासेस भी ज्वाइन की है इसने। किंतु इतने परिश्रम से प्रस्तुत किया गया छोटी बहन का सरस परिचय कुछ जम नहीं रहा था। खाने वाला सरासर अरसिक अभद्रता का परिचय दे रहा था। ना उसने प्रशंसा ही की, ना कुछ बोला। मुस्कुराना तो वो जैसे भूल ही गया था। पर विजया भी कहाँ हार मानने वाली थी। कुछ ही घंटों के परिचित उस अजनबी का उदासीन गांभीर्य उसके मुग्ध हृदय को बजर बट्टू सा घुमा रहा था। थोड़ी सी देर में लुभावना पाहुना विदा लेकर चला गया तो विजया के संयम का बांध टूट गया। देखा दीदी, और तुम कहती हो कि विवाह अपने ही समाज में करना चाहिए। देख लिया ना अपने समाज का नमूना। सामान्य सी भद्रता भी नहीं जानते हजरत। निकले हैं फॉरेन सर्विस में, वहाँ इन्होंने ये शमशान वैराग्य दिखाया तो राजदूतों की पत्नियाँ भी अपनी नुकीली जूतियों की ठोकरों से उड़ा देंगी। खैर, मैं भी देख लूँगी।
अभी 15 दिन की छुट्टियां बिताने पहाड़ जा रहे हैं। बुआ के मकान के सामने ही तो रहता है इनका परिवार। हम भी परसों चल देंगे उसी गाड़ी से। फिर देखो इस घमंडी ऊँट की नाक में नकेल डालकर खींचती यहाँ ना ले आई तो मेरा नाम विजया नहीं। जया ने हंसकर उसे आश्वासन दिया, अभी तो 2 दिन यही है, क्या पता कल आए। कुछ लोग स्वभाव से ही संकोची होते हैं विजया, हो सकता है बेचारा झेप रहा हो। कल कभी नहीं आएगा, मैं उससे पहले ही कह चुकी हूँ कि कल मुझे अपनी एक सहेली के यहाँ उसकी सगाई की दावत में जाना है। मैं दिन भर बाहर रहूँगी। दूसरे दिन विजया चली गई तो जया ने बहुत सा काम बटोर लिया। एक और लंबे गर्म कोट फैला। वो विजया की निर्ममता से व्यवहत साड़ियों को तहाकर लगा रही थी कि सोचा क्यों ना नत्थू को बुला ले। धूप में कपड़े तो वो भी फैला सकता है, पर नत्थू को पुकारने जा ही रही थी कि अचानक उसे स्मरण आया, नत्थू तो छुट्टी लेकर सिनेमा देखने गया है। दोनों हाथों में 2 लंबे कोट लेकर वो स्वयं उठी ही थी कि सहम गई। अरे आप, उसने अचकचाकर कोट पलंग पर पटक दिए और आंचल ठीक करने लगी। सहसा उसका चेहरा आरक्त हो उठा। आंचल न जाने कब से भूमि पर लौट रहा था। सुबह से धोया था, इसी से रूखे बाल हवा में उड़ रहे थे। छी छी, कैसी भूतनी बनी घूम रही थी वो। पर आज वो कैसे आ गया? विजी तो आज अपनी सखी के यहाँ गई हुई है। आप बैठिए, क्षमा मांगने के स्वर में उसने कहा और बड़े चातुर्य से आंचल ठीक कर लिया। मैं जानता हूँ। वो हंसा और ऐसी धृष्टता से उसकी ओर बढ़ाया कि उसके शरीर का रक्त जम गया। मैं छोटी बहन के लिए नहीं, बड़ी बहन के लिए आया हूँ। और फिर उसने बड़े अधिकारपूर्ण डगों से आगे बढ़ उसे बाहों में ऐसे उठा लिया जैसे कोई हठीला मुँह लगा बालक दूर ताक पर रखे रंगीन लुभावने खिलौने को उठा लेता है। ये सब पलक मारते ही इतनी तेज़ी से हो गया कि 26 वर्ष की वो स्वप्न सुंदरी किसी दहकती भट्टी की गर्त में भय, आश्चर्य और क्रोध के लपटों में झुलसती चेतना खो बैठी। पर यह कैसा भय था जिसने उसके ज्ञान चक्षुओं की ज्योति छीन ली? ये कैसा आश्चर्य था जिसमें अनुभूति ही शेष रह गई थी, कौतूहल नहीं। ये कैसा निर्वीर्य क्रोध था जो अपने सुगठित शरीर की शक्ति और दृढ़ संयम के रहते हुए भी उस दुस्साहसी दोदमनीय युवक को एक चाटा भी नहीं मार सकी। ये कैसा अनोखा समुद्र था जिसमें आकंठ डूबकर भी प्रणय के ज्वार भाटे की उर्मियों ने उसे जीवित ही चेतना के कछार पर पटक दिया था। उसका उन्मत्त नवीन प्रेमी उसे पागलों की भांति चूम रहा था। न जाने कैसे कैसे अटपटे प्रलयाप के कर्णप्रिय शब्द उसके कानों में मंजीरे से बजा रहे थे। मैंने तुम्हें पहले ही दिन देखकर पहचान लिया था। यही है ना वो जिसे मैं इतने वर्षों से खोज रहा था। जानती हो, आज तक मैंने 39 कन्याएं नापसंद की हैं, पर इस ध्यान मग्ना तपस्विनी को मैंने चट से हृदय में मूंद लिया था। ओह, कैसी सुगंध है तुम्हारे शरीर की। रत्ती मंजरी में वर्णित कौन सा रत्न है ये, शंखनी या पद्मिनी? और उसका वो अद्भुत प्रेमी और बड़बड़ाता एक बार फिर उसकी कांपती पलकों पर झुक गया। जया, उसके कानों के पास ही अपना चेहरा सटाकर उसने जया को पुकारा, पर वो तो दोनों हाथों से मुंह ढांपे पड़ी थी। हाय हाय, ये क्या हो गया? वो विजया से क्या कहेगी? जया, बड़े लाड से उसने जया के दोनों हाथ हटाकर अपने हाथों में बांध लिए। इधर देखो जया, उसने कहा, पर जया की आंखें नहीं उठी। वो हंसकर उठ गया और सीटी बजाता आदमकद आईने में अपने बिखरे बालों को ऐसे संवारने लगा जैसे वर्षों से इसी आईने में अपने बाल संवारता आया हो। जैसे जैसे जया की चेतना लौट रही थी, उसके हृदय की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वो एकटक केशव को देख रही थी। किस आश्चर्यजनक स्वाभाविकता से उसने पूरे कमरे में अधिकार जमा लिया था, जैसे वो ही गृह स्वामी हो। बाल संवार कर वो फिर जया के पास कुर्सी खींच कर बैठ गया। उसने इस बार ऐसी खूबी से बाल संवारे थे कि मांग का अस्तित्व ही मिट गया था और उसका चेहरा एकदम ही बचकाना लगने लगा था। देखो जया, मुझे आज ही रात की गाड़ी से जाना है। मेरे एक ताऊजी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। वहाँ पहुँचते ही तुम्हारी बुआ जी से कह दूँगा मुझे आपकी बड़ी भतीजी पसंद है। तुम्हारी सम्मति तो मिल ही गई है। वो बड़ी दुष्टता से हंसता उठ गया और घड़ी देखकर बोला, बाप रे बाप, गाड़ी का समय हो गया है, अब चलूँ? मुर्दा सी निश्चेष्ट पड़ी जया का बर्फ से भी शीतल ललाट चूमकर वो सर्राटे से निकल गया। ऐसे आकस्मिक प्रणय निवेदन का सर्वथा मौलिक आरंभ और अंत जया को बुरी तरह असंतुलित कर गया था। कैसा दहकता स्पर्श था उन अधरों का, जैसे किसी ने अंगारों से उसे दाग दिया हो। कैसी मजबूत पकड़ थी उन शेर के से पंजों की। छटपटाने पर भी वो अपने आप को नहीं छोड़ा सकी थी। पर वो क्या सचमुच छटपटाई थी?
मेज़ पर ही धरे भारी पेपर वेट को क्या वो खींचकर नहीं मार सकती थी? सिगरेट को किसी मदमस्त खुशबू से उसके नथने भर गए थे। लग रहा था अभी भी वो तंबाकू की मादक गंध उसमें लिपटी पड़ी है। अपनी ही हथेली में अपनी सांस का भपकारा छोड़ उसने सूंघकर आंखें मूंद ली। उसके प्रत्येक सांस निश्वास में अपने अमिट हस्ताक्षर छोड़ गया था वो अजनबी। कहता था जाते ही बुआ जी से कह दूंगा मुझे बड़ी बड़ी बहन पसंद है। क्या कहेगी उसकी प्रौढ़ा सखियाँ? सबने एक साथ ही कठिन कौमार्य व्रत का पालन किया था। सबसे पहले तो विजया को ये खबर देनी होगी। विजी, तेरे मन के मीत ने तो मुझे छांट लिया है, कैसे कह पाएगी वो? संसार की कोई भी नारी कितनी ही उदार हृदय क्यों ना हो, आज तक वो किसी पुरुष के उसे नापसंद करने के अक्षम अपराध के लिए क्या क्षमा कर सकी है? फिर प्रतिद्वंदनी चाहे सौत हो या प्रेसी के रूप में स्वयं सगी बहन, तो क्या वो कभी क्षमा कर पाती है? ठीक इसी उधेड़ बुन के बीच वो डूबती उतराती जा रही थी कि आंधी की भांति विजया ने कमरे में प्रवेश किया। हाथ का पर्स कुर्सी पर पटक विजया के पास बढ़ाई। दीदी, जानती हो मुझे रास्ते में कौन मिला? वही छोटी बुआ का कैंडिडेट। बस गजब ढा रहा था दीदी, ऐसी बढ़िया ट्वीट का कोट पहने था पट्ठा कि बस हमें देखकर मुस्कुराया और हमने भी वो हाथ हिलाया कि जोड़ अभी दुख रहा है। तेज़ी से रिक्शा निकल गया, नहीं तो हम वही प्रपोज कर बैठते। दीदी ने बरबस होठों को 1 सेंटीमीटर के स्मित में फैलाया। दीदी, छोटी बहन ने उसे अचानक ऐसे घूरा कि उसने आंखें झुका ली। तुम आज गजब लग रही हो दीदी, क्या स्किन है तुम्हारा सचमुच? आई एनवे यू। कोई नया स्किन लोशन लगा रही हो क्या? आज तक जया के निष्करुष चित्त ने छोटी बहन से कोई भी बात नहीं छिपाई थी, पर आज उसके कुछ ही घंटों का नवीन प्रेमी उसे कपट का प्रथम पाठ पढ़ा गया था। अपने चमकते चंद्रबिंब की सुंदरता के रहस्य की मंजूषा वो नहीं खोल सकी। हट पगली, मैं भला कब क्रीम लोशन लगाती हूँ। यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसे एक साथ कई सखियों ने प्रशंसा से रक्त प्लावित कर दिया। वाह भाई, क्या फब रही है ये भागलपुरी मर्दानी धोती तुम पर। हम पहनती तो जोगन लगती, माघ मेले से खरीदी है, क्यों है ना? जया घर लौटी तो बड़ी देर तक एकांत दर्पण साधना में डूबी रही। क्या सचमुच उसके चेहरे में कोई बदलाव आ गया है? जिस प्रतिबिंब ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया उसे तो वो सचमुच नहीं पहचानती थी। उठते बैठते पढ़ते पढ़ाते उसे एक चेहरा बार बार दिख रहा था और उतनी ही बार उस मधुर स्मृति की एक एक परत कपड़े के थान सी खुलती जा रही थी। उसके प्रेमालाप को वो मन ही मन दोहराती लाल पड़ जाती और दीदी के उस अस्वाभाविक गिरगिटी रंग को देख विजय आश्चर्य में डूब जाती। क्या हो गया था दीदी को? ए दीदी, एक दिन मुंह फट विजया ने खाने की मेज़ पर उससे पूछ लिया, किसी के प्रेम के चक्कर में तो नहीं पड़ रही हो तुम? जया लाल पड़कर रह गई थी। एक बार प्राणों से प्रिय सहोदरा के सम्मुख वो सब कुछ कहने को व्याकुल हो उठी थी, पर दूसरे ही क्षण उस अद्भुत संयमी युवती ने अपने चित्त को अंकुश से साध लिया। 7 दिन बीत गए थे। उसके जीवनाकाश की मलिन आभा को क्षणिक ज्योति से उज्ज्वल कर उसका धूमकेतु सा रहस्यमयी प्रेमी न जाने कहाँ चला गया था। उसने कहा था तार भेजेगा, पर ऐसी बातें क्या तार में कही जाती हैं? पहले बुआ से कहेगा, फिर बुआ उसके परिवार से बातें करेंगी, तब कहीं कुमायूं के असह्य आइन कानूनों के दुर्गम द्वारों के चक्कर लगाता वो लुभावना प्रस्ताव उसके पास पहुंच पाएगा। फिर तो बुआ का पत्र वो विजया को थमा देगी। किसी बात को लेकर जीवन भर मातम मनाती फिरे ऐसा स्वभाव विजया का नहीं था। इसी से उसे कोई चिंता नहीं थी। खबर पाते ही यूनिवर्सिटी का सहकर्मी वर्ग दावत के लिए उसके पीछे पड़ जाएगा। एक दावत सगाई की, दूसरी शादी की। खैर देगी दोनों भाई, दोनों दावतें ऐसे अवसर पर क्या जीवन में बार बार आते हैं। मिस कॉल को तो वो तरंगाने पर अपने रंगीन कोर्टशिप का आंशिक वर्णन भी शायद सुना देती। बेचारी मिस कॉल, इधर भजन कीर्तन और तीर्थ यात्रा के चक्कर में उनका में भूता ही बन गया है बेचारी के स्वास्थ्य का। अपने विवाह का प्रबंध भी तो उसे स्वयं ही करना होगा, कौन बैठा है यहाँ करने वाला। मरी विजया को तो सजने से ही फुर्सत नहीं रहेगी। फिर उसकी 108 सखियाँ, उसे कहाँ फुर्सत होगी, किसी अच्छे कैटरर को सौंप देगी। ये थोड़ा ही ना होगा कि कन्यादान के मड़वे से उठकर कन्या आ रही है भंडार से रसद निकालने। उसे हंसी आ गई थी। विवाह के बाद सागरा छोटी बुआ को रोकना ही होगा। विजया अकेली कैसे रहेगी? फिर तो वो उसे अपनी ससुराल उठा ले जाएगी। छोटी बहन का सिर अभी भी दीदी के हवाई महल के छज्जे से नहीं टकराया था। 15 दिन बीत गए पर बुआ की कोई चिट्ठी ना आई।
इन्हीं 15 दिनों में जया की बड़ी बड़ी आंखें असाधारण रूप से और भी बड़ी होकर पूरे चेहरे पर फैल गई थी। गुमसुम बनी दीदी को कभी विजया बुरी तरह झिड़क भी देती। बोर करती हो तुम दीदी, जब देखो तो मस्सियाँ पड़ती हो। हम तो भाई जा रहे हैं सिनेमा, और वो अकेली ही चल देती। बहन के जाते ही जया अपने मन के चतुर राजमिस्त्रियों को फिर काल्पनिक महल बनाने में जोत देती। अब उसके प्रसाद के प्रांगण में गोल गोल चेहरे वाले बच्चे भी खेलने लगे थे। कई बच्चों की किलकारियों में डूबती वह केशव की सामान्य रूप से परिचित चौड़ी छाती पर बार बार अपना चेहरा छिपाकर अपना मुख व्यर्थ प्रश्न दोहराती, कब लिखोगे, कब। बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद बुआ की चिट्ठी आई। खूब हो मेरी बेटियों, बड़ी मंगवाड़ी खा ली पर एक चिट्ठी भी नहीं डाली। बड़ियों को तो खैर जाए भाड़ में, उनकी चिंता नहीं थी, पर साथ ही उन्हें ले जाने वाला भी तो भाड़ में चला गया। जब तुम दोनों की चिट्ठी नहीं आई और पता चला कि केशव लौट आया है तो मैं कल वहाँ गई। देखा तो केशव की अम्मा के लड्डू फूट रहे थे। सुना ट्रेन में ही कलकत्ते के एक लखपति प्रवासी से पहाड़ी परिचय हो गया। साथ में उनकी सांवली कन्या थी, लाखों की संपत्ति, इकलौती कन्या। दुर्गा दत्त जी का पूत, भला कैसे मौका चूकता। रंग सुना एकदम स्याह है, पर आजकल तो रुपयों का मुलम्मा चढ़ा मेंढकी भी परी बनाई जा रही है। ट्रेन में ही सगाई हो गई, 18 वर्ष की है, केशव है 26 का। उसकी तो पूछो मत, मुझे देखा तो 32 ही दिखा, जले पर नमक छिड़क दिया। आपकी पोटली पहुंचा दी थी बुआ जी। मैं एक झापड़ कस डंडे से सर को उत्तर से दक्षिण दिशा को मोड़ दूं, पर हंसकर मैंने भी पूछ लिया, भतीजियाँ मिली थी। बोला नहीं, नौकर को दे आया था, बड़ी जल्दी में था। यही तो मेरा दुर्भाग्य था बेटियों, तुम्हें देखता तो क्या वो रेल की सगाई हो पाती। देखा दीदी कमीने को। आवेश से कांपती विजया ने जया की ओर देखा, पर दूसरे ही क्षण स्तब्ध रह गई। दीदी के रक्तहीन चेहरे पर लिखी उस लिपि को उस तीक्ष्ण बुद्धि की स्वामिनी ने स्पष्ट पढ़ लिया, जिसे वो पिछले 20 दिनों से पढ़ने का असफल प्रयास कर रही थी। पहले दीदी के बटुए में केशव का रुमाल मिला था, वही परिचित सुगंध और वही धारियाँ। फिर दीदी के पलंग के नीचे 2-3 सिगरेट के आधे जले टुकड़े। दूसरी बार देखने गई तो टुकड़े गायब थे। कुछ दिन बाद दीदी की पूजा की पुस्तक में दबे वही टुकड़े उसे फिर दिख गए थे। केशव का नाम लेते ही दीदी के चेहरे की रंगत बदल जाती थी। डाकिया समय पर ना आता तो वो मणिहारा सर्प सी व्याकुल हो उठती। दीदी निश्चय ही बदल गई थी, और आज उसी परिवर्तन का कारण स्पष्ट हो गया। बिना एक शब्द कहे विजया उठकर चुपचाप बाहर बरामदे में खड़ी हो गई। 26 वर्ष तक एक दूसरे से रक्त मज्जा मांस की डोर से बंधी संयमी जुड़मासी बहनों को पल भर में केशव ने किसी कुशल सर्जन की ही शल्य क्रिया से सदा के लिए विलग कर दिया। कहते हैं ऐसी शल्य क्रिया से विलग हो गई 2 बहनों में से एक ही जीवित रह पाती है। पता नहीं इन दोनों में से कौन जी पाएगी, छोटी या बड़ी। नमस्कार। तो ये थी आज की कहानी 2 बहनें। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगली कहानी का इंतज़ार करिएगा।